स्वागत है आपका यूट्यूब के ईडू अड्डा चैनल पे। तो आज हम हिंदी साहित्य का जो आदिकालीन साहित्य है उसके बारे में थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि जानने वाले हैं। तो शायद इससे आपको कुछ हेल्प मिल सके, इसलिए हमने यह वीडियो बनाया है। ये एक पढ़ने का सरल तरीका है, हो सकता है आपको भी इससे कुछ हेल्प मिल जाए। तो इसलिए जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है या 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है आदिकालीन साहित्य, और फिर दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। इनकी समय सीमा भी जान लेते हैं। आदिकालीन साहित्य जिसकी समय सीमा है 1050 से 1375, और भक्तिकालीन जो समय सीमा है भक्तिकालीन साहित्य की वो है 1375 से 1700, और ये रीतिकाल है 1700 से 1900, और आधुनिक काल है 1900 से अब तक। तो इस प्रकार से ये काल विभाजन है हिंदी साहित्य का। तो सबसे पहले पहला आता है आदिकालीन साहित्य। तो आदिकालीन साहित्य को भी 4 भागों में विभाजित करके पढ़ना आसान रहता है। तो सबसे पहले है इसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। तो सबको अलग अलग चारों को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, इससे एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है और उसके बाद उसकी गहराई तक हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो याद रहता है। तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य को देखते हैं कि सिद्ध साहित्य कैसे है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हिंदी भाषा है उसका भी विकास किस तरह से हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे इसकी जो आदि जननी है वो संस्कृत है। अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं। संस्कृत के बाद जो है पाली भाषा आती है जो कि बौद्धों की भाषा थी। उसके बाद प्राकृत आती है, जो जैन लोग ज़्यादा उसको यूज किए हैं। ये सब हिंदी का क्रमबद्ध विकास है। और प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश आता है, और अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी जो है विकसित हुई है। तो हिंदी की जो सबसे आदि जननी है वो संस्कृत है। तो संस्कृत का एक अलग अस्तित्व है, इसलिए इसको हिंदी में उसके मतलब संस्कृत के कवियों को हिंदी में नहीं रखा गया है, उसको अलग से उसका साहित्य है। तो अब हम लोग जो पाली भाषा है वहाँ से हिंदी का विकास शुरू करते हैं। तो पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ है, ऐसे क्रम से। तो जो पाली भाषा में रचनाएं हुई हैं वो सिद्ध साहित्य के जितने भी मतलब रचनाकार हैं वो लोग पाली भाषा में रचनाएं किए हैं। तो जान लेते हैं कि सिद्ध साहित्य क्या है। तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। महायान शाखा को वज्रयान भी कहा जाता है। जो ये शाखा है हीनयान और महायान, तो इसमें जो महायान है उसको वज्रयान भी कहा जाता है, और इन्हें ही सिद्ध कहा गया। मतलब ये जो वज्रयानी हैं इन्हें ही सिद्ध कहा गया, और इनकी रचनाओं को ही सिद्ध साहित्य में रखा गया है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य के सीमा में आता है। मतलब कि जो सिद्ध थे वो बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी भाषा को माध्यम बना के अपना साहित्य लिखा था हिंदी कविता के माध्यम से, और लोगों तक अपने धर्म को पहुंचाने के लिए इन्होंने ये साहित्य सृजन किया था। तो इसको सबसे पहले रखा जाता है सिद्ध साहित्य को हिंदी का मतलब आदिकालीन साहित्य में। तो वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। मतलब जो उन लोग बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखे वो सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो सिंपल है, एकदम समझ आ गया होगा कि सिद्ध साहित्य आखिर किसे कहते हैं। तो ये बौद्ध धर्म की ही शाखा के जो महायान हैं वो लोग, उसके आचार्य ही सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसके विषय में जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं ये टिप्पणी बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा किए हैं, और इन्हीं का मत है कि राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध का उल्लेख किया है। तो जिनमें से जो महत्वपूर्ण हैं, तो ये सिद्ध लोग क्या करते हैं कि ये सिद्ध लोग अपने नाम के साथ या उसके पीछे पा जोड़ते थे, और पा इसलिए जोड़ते थे कि इन लोगों के लिए वो आदर सूचक शब्द था।
पा जोड़ना, तो इसलिए ये लोग अपने नाम के आगे पा जोड़ते थे, पीछे अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। तो ऐसे सिंपल जहाँ भी पा शब्द दिख जाए तो समझ जाइए कि वो सिद्ध साहित्य के हैं। तो ये राहु संकीर्तन जी 84 सिद्धों को नाम बताए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं वो यहाँ पे हम लिखे हैं। तो देखिए, पहले कवि हैं सरहपा, सब्रपा, लुईपा, डुम्भिपा, कड़पा, कुकुरिपा। और ये जो भी 6-7 लोग हैं, ये सभी लोग गुरु शिष्य जैसे संबंधित हैं। जैसे सरहपा जो हैं वो सब्रपा के गुरु हैं और सब्रपा लुईपा के गुरु हैं। तो इस प्रकार से ये लोग शिष्य गुरु से इन लोग का नाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कहा जाता है। तो सबसे पहले यही आ रहे हैं, ऐसे भी देख लीजिए तो सरहपा ही हैं जो हिंदी साहित्य के सबसे प्रथम कवि कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो दोहा रूप में है। जैसे सरहपा की रचना जो है वो दोहा कोश है, सब्रपा की चर्या पद है। तो इस प्रकार से इन लोग की रचनाएं दोहा के तौर पर थी। ये लोग ग्रंथ की रचना नहीं किए हैं, लेकिन चूँकि पाली भाषा भी हिंदी के विकास के क्रम में जुड़ी हुई है, इसलिए इन लोगों को भी हिंदी साहित्य में जोड़ा गया है। और अगले हैं जैन साहित्य। तो जिस तरह हिंदी के पूर्वी हिस्सों में सिद्धों ने वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया। तो जैन साहित्य किसे कहते हैं? तो यही बताया गया है कि जैसे पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने अपना मत का प्रचार किया। पूर्वी क्षेत्र जैसे बिहार हो गया, इधर जो बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी थे तो ये पूर्वी हिस्सों में थे। और उसी प्रकार से पश्चिमी हिस्से में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया हिंदी कविता के माध्यम से। तो ये लोग जो कविताएं किए हैं वो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। तो जैन साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पाली से ज़्यादा जो सिद्ध साहित्य है उससे ज़्यादा जैन साहित्य का विकास हुआ है। तो जैन साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे इधर रचना है और इधर इसके रचनाकार हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जैन साहित्य है वो श्रावकाचार है, जो कि देवसेन द्वारा लिखा गया है। तो श्रावकाचार में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है और इसमें कम से कम 213 कितने इसमें दोहे हैं और ये एक ग्रंथ के रूप में इसको मान्यता मिलती है। तो इसलिए आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले कवि वो हैं, सरहपा हैं, लेकिन जो पहली रचना है वो श्रावकाचार है जो कि देवसेन की है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी सिद्ध साहित्य के जितने भी साहित्यकार हैं वो लोग एक ग्रंथ के रूप में रचना नहीं कर पाए हैं। वो लोग बस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुछ ऐसे दोहों के रूप में अपनी रचनाएं किए हैं, ग्रंथ की रचना नहीं किए हैं। इसलिए उनकी किसी भी रचना को प्रथम रचना मानना सही नहीं रहेगा। तो इसलिए विद्वानों ने सबसे पहले जैन साहित्य की एक रचना है श्रावकाचार, इसको माने हैं सबसे पहली रचना हिंदी साहित्य का। तो देख लीजिए, श्रावकाचार के जो रचनाकार हैं वो देवसेन हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास है जो शालिभद्र सूरी है। चंदन पाला रास जो लिखे हैं वो आसगु कवि हैं। स्थूलीभद्र रास जैन धर्म सूरी है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी है और नेमिनाथ रास सुमति कवि हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जैन साहित्य की रचनाएं हैं और ये ज़्यादातर प्राकृत भाषा में हैं। तो अब चलते हैं नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जो सिद्ध साहित्य के जितने भी साहित्यकार हैं सब लोग थोड़ा सा भोगवादी थे। तो उसी के विरोध में जो ये हैं गोरखनाथ, इन्होंने एक हठयोग साधना आरंभ किया। मतलब ये नारी को मतलब त्यागना सही समझते थे और एकदम कुंडलिनी का सहारा लेकर
ये कुंडलिनी जागरण करते थे। और ज़्यादातर जैसे पतंजलि का जो योग साधना है उसी पे आधारित है ये हठ योग साधना। तो राहुल सांकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। और जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं ये तो जो सिद्ध साहित्य के साहित्यकार हैं उन्हीं की एक धारा को विकसित रूप मानते हैं नाथ साहित्य को, क्योंकि उसमें भी कुछ लोग अलग विचारधारा के रहे होंगे, कुछ अलग रहे होंगे। तो जो सिद्ध साहित्य हैं वो लोग भोग प्रधान थे, और उसी में से जो लोग थोड़े से अलग विचारधारा के रहे होंगे वो नारी का त्याग ज़्यादा सही मानते थे। तो इसलिए उसी के विरोध में ये गोरखनाथ ने नाथ साहित्य की स्थापना, नाथ साहित्य का जो है सृजन किया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं उसमें ज़्यादातर ये मत्स्येंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं। तो इनको भी ऐसे ही देख लीजिएगा। अगला है रासो साहित्य। रासो साहित्य आदिकालीन साहित्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको ज़्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग ये हाई स्कूल इंटर से ही पढ़ते आए हैं रासो साहित्य। तो रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक है। उधर जितने भी दो साहित्य जो भी हैं, जैसे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, दोनों किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई थी, लेकिन जो रासो साहित्य है ये वीर गाथात्मक है। रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है, क्योंकि जितने भी कवि थे सभी राजाओं के आश्रयदाता थे, उन लोग के आश्रय में रहते थे। तो इसलिए रासो साहित्य जितने भी हैं सब वीर गाथात्मक हैं, और रासो काव्य वीर रस प्रधान है। तो इसमें जो भी रचनाएं हैं देख लेते हैं। रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ व ग्रंथकार निम्न हैं। जैसे सबसे पहला है बिसलदेव रासो, और ये रचना है नरपति नाल की। परमाल रासो ये रचना है जगनीक की। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई की है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह की है, और खुमार रासो दलपति विजय की है। तो इस प्रकार से जितने भी रासो काव्य हैं जिनमें से महत्वपूर्ण जो हैं वो कुछ यहाँ पे हैं, इसको देख लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से एक बेसिक पृष्ठभूमि आदिकाल की तैयार हो गई है, क्योंकि अब ये पता चल गया होगा कि जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। और इनमें से कहीं से भी अगर किसी कवि को पूछ ले कि ये किससे हैं तो पता चल जाएगा, आप आसानी से बता लेंगे। तो ये एक बेसिक पृष्ठभूमि थी, और इसकी गहराई तक पढ़ने के लिए इसको बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे जो पृष्ठभूमि है इसको आपको जानना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।